1 मोल वायुमंडल दाब। वायुमंडल दाब कितना है? वायुमंडल दाब कितना होता है? 1.013 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको बच्चों पास्कल भी बोल देते हैं। पास्कल भी दाब का मात्रक है, यही है, इसको बोलते हैं। ठीक। अब इसमें तापमान कितना है? तापमान 273 केल्विन ले लेते हैं, क्योंकि तापमान केल्विन में लगना है। स्टैंडर्ड जो है नॉर्मल टेम्परेचर 27 डिग्री 300, ठीक, 300 वाला भी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये हम डिफाइन करते हैं तो इसको इसमें ले लेते हैं। 27 डिग्री पर भी है नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं उसको, इसको बोल देते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल टेम्परेचर, एनटीपी। एसटीपी दो चीज़ें हैं। तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एसटीपी की। अगर एनटीपी लेंगे तो 300 कर देंगे, इसको 27 में जोड़ देंगे, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस, कमरे का तापमान, रूम टेम्परेचर जैसे बोल देते हैं ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आर का मान अगर रखें 8.314 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन, तो आयतन जो आता है किसी भी गैस का वो 22.4 गुना 10⁻³ क्यूबिक मीटर होता है, घन मीटर। अब अगर इस घन मीटर को हटा दूं तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा लीटर में, यानी 22.4 लीटर। ठीक। तो ध्यान रहे एसटीपी में क्या है? 273, आर का मान, वायुमंडल दाब। ठीक। वायुमंडल दाब के पदों में अगर हम ले लें 22.4 को लीटर ले लें, क्योंकि हमें जो ये आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा, ये चीज़ें हमें मिलेंगी इस तरीके से। तो हमें आयतन जो प्राप्त होगा वो घन मीटर में होगा, क्योंकि एमकेएस या एसआई मात्रक ले रहे हैं हम लोग, बाद में उसे लीटर में बदल लेंगे। हम लीटर में ही चाहते हैं तो लीटर के मात्रक होते हैं हमारे पास, उसके लिए भी कर सकते हैं। देखो यहाँ लिखता हूँ, दाब को क्या लिख दें? 1, क्या? वायुमंडल, बस। दाब का मान 1 लिख दें। आर का मान 0.082 लिख दें, जो भी मात्रक है इसका, वायुमंडल दाब के पदों में मात्रक बना दें। वायुमंडल दाब लीटर बटे केल्विन पर मोल है ना, इसका मात्रक बन जाएगा। देखो यहाँ से वायुमंडल लीटर बटे प्रति केल्विन प्रति मोल, इसका मात्रक बन जाता है। कुल मिला के ये दाब है, सॉरी ये आर का मान है वायुमंडल के पदों में। तापमान वही रखना है, इसमें कोई बात नहीं, कोई हेरफेर नहीं, 273 है ना। एन को 1 रखना है, तो वी सीधा 22.4 लीटर आ जाएगा। 22.4 लीटर सीधा आ जाएगा। तो आर का मान वायुमंडल दाब या लीटर के पदों में देखा जाए तो कितना होता है? 0.082। ठीक। मात्रक बना दो, बना दो। वायुमंडल है ना, लीटर, वायुमंडल लीटर और मोल, और यहाँ केल्विन लो लिख दिया। वायुमंडल लीटर मोल केल्विन, वायुमंडल लीटर प्रति मोल प्रति केल्विन। ओके, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस बातों का ध्यान कि भाई कहाँ लगाना है मान, कैसे लगाना है, किस में लगाना, जिसमें चाहे लगा लो, कोई बड़ी बात नहीं। तो आदर्श गैस समीकरण में क्या क्या बातें आई, ये पूरी कहानी, पूरी स्टोरी जो है हमने अब तक पूरी की है। चलिए आगे देखते हैं, अब क्या टॉपिक है हमारा, उसे पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे तापीय प्रसार के बारे में, क्योंकि तापमान के जो पैमाने हैं, जो स्केल है, वो हमने बदल लिए हैं। सारी बातें पूरी हो चुकी हैं। यहाँ जो भी इसके बारे में जानकारी ली थी हमने, वो इन्होंने एनसीईआरटी में जो है केल्विन को बदला और एक ग्राफ बनाए, वो सब हो चुका है। अब हम बात करेंगे तापीय प्रसार के बारे में। एनसीईआरटी के मुताबिक हम चलेंगे
तापीय प्रसार, है ना। चलिए पहुंच गए हैं तापीय प्रसार, तापीय प्रसार पे आ गए हैं। और ओके डन। तो एनसीईआरटी में जो ये टॉपिक है पहले उसको लिखूंगा मैं 11.5, क्योंकि अब तक हम 11.4 पढ़ रहे थे और ये है तापीय प्रसार। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, बताओ अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? थर्मल एक्सपेंशन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ? प्रसार। थर्मल का मतलब ऊष्मा से होने वाले प्रसार, टेम्परेचर से होने वाले उस जो है प्रसार, फैलना या सिकुड़ना, दोनों बातें हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो गर्म करने पर सिकुड़ जाते हैं। जैसे बर्फ़ को गर्म करें तो क्या बनेगा? बर्फ़ को गर्म करें तो क्या बनेगा? पानी बनेगा, आयतन घटेगा यानी सिकुड़ेगा, है ना। और अगर धातुओं को गर्म करें तो फैल जाती हैं, उनकी लंबाई में प्रसार होता है, लंबाई बढ़ जाती है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ठीक, और आयतन बढ़ जाता है। तो पहले देखते हैं रेखीय प्रसार, लीनियर एक्सपेंशन। रेखीय प्रसार यानी लीनियर एक्सपेंशन। ठीक, अब यहाँ पे आता है लीनियर एक्सपेंशन। और ये प्रयोग कहाँ पर सफल होगा? पूरी तरह सरल रेखा के रूप में प्रसार होगा। कह रहे जी धातुओं में ये प्रयोग सफल हो जाता है। धातुओं में जो प्रसार होता है, गर्म करते हैं, वो एक सरल रेखीय प्रसार हो जाता है। उसका कारण क्या है साहब? धातुओं में ऐसा क्यों होता है? चलिए देखते हैं धातु में ऐसा क्यों होता है। धातुओं में ऐसा क्यों होता है, ये सवाल है हमारा। क्योंकि हमने कहा रेखीय प्रसार, सरल रेखा में प्रसार, तापमान बढ़ता रहे तो लंबाई उसी के हिसाब से बढ़ती रहे। और अगर लिख दें इसको तो कहते हैं लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल, एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक। डेल्टा एल है ना, क्या हुआ? डेल्टा एल लंबाई में परिवर्तन। देखो कैसे करते हैं इसको। मान लीजिए ये मान लेते हैं कोई लंबाई, और यहाँ तापमान मान लेते हैं टी, और इस लंबाई को मान लेते हैं एल, ऐसे। तो अगले वाले भाग में थोड़ी सी लंबाई बढ़ा के दिखा देते हैं। ये देखिए ऐसे, थोड़ी लंबाई बढ़ाई, देखो लंबाई कितनी हो गई बताओ? लंबाई हो गई एल प्लस डेल्टा एल, ये लंबाई हो गई। तापमान बढ़ा दिया टी प्लस डेल्टा टी। तो ये धातुओं में। सवाल धातुओं में क्यों? अब देखो इसमें क्या करते हैं, डेल्टा एल को क्या माने? डेल्टा एल को, ठीक,
डेल्टा एल को क्या मान लेते हैं, L2 माइनस L1, और L को क्या मान लेते हैं, L1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो ये चीज़ आ गई L2 L1 कॉमन ले लें, 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। अल्फा तापीय प्रसार गुणांक। ठीक, अब यहाँ पर बात आई कि अल्फा का मात्रक क्या है। अल्फा का मात्रक, ठीक, तो अल्फा का मात्रक यहाँ दिखा, देखो यहाँ पे डेल्टा लंबाई का मात्रक, लंबाई का आत्मा, तो अल्फा का मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस है। ये देखो ये आ गया। मान इसका बहुत कम होता है क्योंकि धातुओं में प्रसार ज़्यादा नहीं होता। आपने देखा होगा कि लोहे की पटरियों के बीच में कुछ जगह छोड़ी जाती है। लोहे की पटरियाँ जो होती हैं, रेल की पटरियाँ, जो लोहे की पटरी, रेल की पटरियाँ, ट्रेन की पटरी बनाते हैं, जॉइंट करते हैं, जिन पर रेल चलती है, उनके बीच में कुछ जगह छोड़ी जाती है। गर्मियों में तापमान बढ़ता है तो पटरियों की लंबाई बढ़ती है, रेखीय प्रसार होता है तो वो जगह में आ जाती हैं। अगर हम वो जगह नहीं छोड़ेंगे तो पटरियाँ बैंड हो जाएंगी, तिरछी हो जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी। ठीक, तो कुल मिलाकर धातुओं में रेखीय प्रसार क्यों? ठीक, अब यहाँ पर बात सीधे सीधे आती है कि अगर हम धातु की बात करें, धातु में जालक में धात्विक बंध, ठीक, धात्विक बंधों की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का फलन, ये तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं भाई। जालक है धातु में, यानी जालक यानी जहां परमाणु जुड़े हुए हैं, परमाणुओं के बीच में जगह है, एक प्रॉपर जगह है, जिसे कहते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक, BCC, FCC, फेस सेंटर क्यूबिक, कोनों पे रखे हैं परमाणु, घन के अंदर, घन के केंद्र पे रखे हैं, सब रासायनिक विज्ञान में पढ़ते हो तुम लोग, है ना। तो कुल मिला के जालक है, जालकों में, परमाणुओं में जो बंध है वह धात्विक बंध है, और धात्विक बंधों में जो ऊर्जा है वह है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। हम जानते हैं धातुओं में प्रत्यास्थता होती है, तो सीधा सीधा संबंध है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का, एक फलन परिभाषित है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है उसके अंदर। तो इसका मतलब यह है, अगर हम उसको बाहर से ऊर्जा देते हैं, बाहर से हम उसको ऊष्मा देते हैं, धातु को बाहर से ऊष्मा देते हैं, तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का मान बदलता है, वह कुछ बीच की दूरी कुछ घटती है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा परमाणुओं के आकर्षण के कारण है, परमाणुओं में कंपन होता है, गतिज ऊर्जा आती है। भाई गर्म करेंगे कंपन तो होगा, थोड़ा सा उसके हिसाब से उसके अनुसार विस्तार होता है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा का फलन बना रहता है। स्थितिज ऊर्जा का फलन बना रहता है, केवल स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। कैसे हुआ? ऊष्मा दी, स्थितिज ऊर्जा का फलन बना रहा, थोड़ी ऊर्जा बढ़ी। तो जब स्थितिज ऊर्जा का फलन बना रहा तो धात्विक बंध ये भी बना रहा, धात्विक बंध भी बना रहा। धात्विक बंध के बीच में जो दूरी है वो थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि वह बंध के बीच में जो आकर्षण है वह किसकी वजह से है? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की वजह से। तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ एक फलन के रूप में हो रहा है, एक फलन है, एक तरीका है, एक परिभाषित फलन है। जैसे हम कहें भाई सरल रेखा है, तो सरल रेखा एक परिभाषित फलन है, सरल रेखा के अनुसार हो रहा है। तो इसीलिए जालक, धात्विक बंध और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा परिभाषित हो जाने के कारण तापमान का बढ़ना सीधा ऊर्जा। हमने क्या किया? ऊष्मा क्या है? कह रहा जी तो तापमान है। यह हम जान चुके हैं कि भाई ऊष्मा तापमान है, तापमान मिला तो ऊर्जा मिली। ऊर्जा और तापमान समानुपाती है, ये तो बात पक्की हो चुकी है आपसे पहले ही हमारी। तो ऊर्जा, ये भी ऊर्जा है, ऊर्जा में गई, सीधे सीधे धात्विक बंधों पर चली गई, और सीधे सीधे कह रहा ये चीज़
सरल रेखीय हो जाती है। तो इसके सरल रेखीय होने का कारण जो है ये हमने बताया, इसको हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं भाई ये काम कैसे करता है। ठीक, अब इसमें एक छोटा सा उदाहरण लेके देखते हैं। ये तो बात हमने लिख ली और हटा लेते हैं इसको। ये जो हमारा समीकरण है यही काफ़ी है हमारे लिए, इसी को लिख लेंगे। ये तो सूत्र आपने लिख लिया, लिख लें, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो मैं इसको इधर लिख दूंगा, कोई सी बात नहीं है। देखना पड़ेगा तो देख लेना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो लंबाई में परिवर्तन ये हो गया, लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल। ठीक, प्रारंभिक लंबाई एल, डेल्टा ताप में परिवर्तन है ना, या तापमान में परिवर्तन, ताप परिवर्तन लिख देते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल छोटी सी बात है। डेल्टा टी प्रसार गुणांक है ना, रेखीय प्रसार गुणांक या प्रसार गुणांक जो लिखो, तुम्हारी मौज है, मज़े हैं तुम्हारे। ये लो। ठीक, अब दूसरा सूत्र क्या बनाया, L2 L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये आ गया। ठीक, अब यहाँ एक छोटा सा उदाहरण लेके इसको समझेंगे। एक कपड़ा व्यापारी 1 मीटर पैमाने से सर्दियों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस पर, एक कपड़ा व्यापारी सर्दियों में तापमान इतने पर, 1 मीटर का पैमाना है, 1 मीटर का कपड़ा नापने वाला नहीं देखा वो 1 मीटर वाला, वो 50 रुपये प्रति मीटर की दर से 100 मीटर कपड़ा बेचता है। ठीक, यदि यही कपड़ा गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर बेचा जाए तो व्यापारी के लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो कितना बढ़िया सवाल है, एकदम बुद्धि को जगाने वाला सवाल है। मीटर पैमाने का प्रसार गुणांक 10⁻³ प्रति डिग्री सेल्सियस। देखो कर लो, जरा सोच के देखो। सवाल तो जायज़ है ना, सवाल तो ईमानदारी का है ना। क्यों? 1 मीटर की लंबाई का पैमाना सर्दियों में है और 5 डिग्री तापमान पर कपड़ा बेचता है। कितने रुपए का कपड़ा बेचेगा? 100 रुपये मीटर कपड़ा है
100 मीटर कपड़ा है, 50 रुपये का कपड़ा है, 50 रुपये प्रति मीटर का कपड़ा है। पैमाने की लंबाई बढ़ जाएगी 50 तक। तो गर्मियों में पैमाने की लंबाई, गर्मियों में, अब इसका हल करके देते हैं बच्चों। पैमाने की लंबाई कितनी हो जाएगी, L2 L1 कितना 1 मीटर, 1 + अल्फा 10⁻³ तापमान कितना बढ़ा दिया 45, पक्का तापमान कितना बढ़ा है 45 डिग्री सेल्सियस। अंतर डिग्री सेल्सियस में भी डिग्री केल्विन में भी वही होता है। देखो अगर डेल्टा टी निकालते हो, यहाँ कन्फ्यूजन मत करना, ये केल्विन वाला है, तो डेल्टा टी सेल्सियस वाला भी उतना ही होता है। तो कहीं कहीं पे क्या होता है कि तापमान केल्विन में दे दिया, तो बच्चे क्या करते हैं उसमें 273 घटा के लगा लेते हैं। ताप के अंतर में वो चीज़ काम नहीं करती, ताप के अंतर में वो चीज़ काम नहीं करती। ताप का अंतर केल्विन में भी वही है, सेल्सियस में भी वही है। फारेनहाइट में वो नहीं है, क्योंकि वहाँ एक गुणांक होता है जिससे गुणा होता है। यहाँ गुणांक नहीं होता, बल्कि 273 जोड़ा या घटाया जाता है, जिससे अंतर होने पर वो नंबर खत्म हो जाता है। तो ताप का अंतर चाहे केल्विन में हो चाहे सेल्सियस में हो उतना ही होता है। तो कुल मिला के यहाँ ताप का अंतर लगता है। तो ताप चाहे केल्विन में दी हो तब भी ताप का अंतर वही है, चाहे वो सेल्सियस में दी हो तब भी ताप का अंतर वही है। उन्हें घटा के लगाना होता है, उसमें 273 जोड़ना नहीं है, अंतर है। बात क्लियर हो गई होगी। तो कुल मिला के आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज़ कितनी हो रही है 1 प्लस, देखो ये कितना 0.045, तो ये आ गया 1.045 मीटर। ठीक, यानी अब पैमाने की लंबाई इतनी हो गई है। कितना कपड़ा बेचना है, कितने मीटर कपड़ा देता है, कपड़ा देता है 100 मीटर। ठीक, तो 100 मीटर यानी कितना बढ़ गया, लंबाई में वृद्धि कितनी आ गई 0.045 मीटर। ठीक, तो कपड़े की अधिक मात्रा गर्मियों की तुलना में, गर्मियों की तुलना में कितनी हो जाएगी, कितना कपड़ा बेचा 100 मीटर, और 1 मीटर में कितना कपड़ा बढ़ा हुआ है 0.45 मीटर। तो ये हो गया 0.045 गुना 100, ये मीटर है। यानी इतना कपड़ा ज़्यादा चला गया ग्राहक को फ़ायदा है। ठीक, तो ये कितना हो गया 4.5 मीटर। अतिरिक्त कपड़ा, जैसे हम कहते हैं कपड़े की अधिक मात्रा या कपड़े की अतिरिक्त मात्रा, कपड़े की अतिरिक्त मात्रा सर्दियों की तुलना में, गर्मियों में अतिरिक्त मात्रा सर्दियों की तुलना में, देखो सही करते हैं, सर्दियों की तुलना में इतना कपड़ा ज़्यादा गया गर्मियों में, क्योंकि लंबाई बढ़ गई, उसी से नपता है 1 मीटर। तो कुल मिला के व्यापारी को हानि, अगर कपड़े की दुकान चला रहे हो ना तो समझ लो बात को, कितने रुपए मीटर है 50 मीटर, तो कितना हो गया हिसाब लगाओ, 5 5 25 22 कर लो, 225 रुपये का कपड़ा फालतू चला गया, ये हानि है। तो समझ रहे कि प्रसार गुणांक धातुओं में क्यों, धातुओं में प्रसार गुणांक क्यों और कितना है, ये उदाहरण हमें अच्छी तरह से समझा देता है कि इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं।
अब मान लीजिए हमारे पास कोई छल्ला है, कोई वृत्ताकार छल्ला। ये है हमारे पास वृत्ताकार छल्ला, ठीक, जिसकी त्रिज्या r है। वृत्ताकार छल्ला, जैसे ये मेरे पास कड़ा है, कड़ा देख रहे होगे, वृत्ताकार छल्ला। ये वृत्ताकार छल्ला हमें एक शाफ्ट के ऊपर चढ़ाना है। ये कोई शाफ्ट है, शाफ्ट समझ रहे होंगे, मील वगैरह में देखा होगा लोहे की शाफ्ट, ये कोई शाफ्ट है। और शाफ्ट की जो त्रिज्या है, ये वाली शाफ्ट की त्रिज्या, यह है r प्लस डेल्टा r है, यानी इसकी त्रिज्या से ये ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा है। ये बात भी सही है कि डेल्टा r से बहुत 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 बड़ा है r। हम चाहते हैं कि ये छल्ला इस पर फंस जाए, जाके इस पर टाइट हो जाए, यहाँ ये छल्ला जो है यहाँ आ जाए और इसमें फंस जाए अच्छी तरह से। ये छल्ला जो है यहाँ इस पर टाइट हो जाए, और दोनों का तापमान T है, इसका तापमान भी T है, इसका तापमान भी T है। तो हम क्या करते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, छल्ला किसका है, धातु का छल्ला है, क्योंकि हमें कहा कि धातुओं में ऐसा होता है। ये भी धातु है, ठीक। तो कुल मिलाकर हम क्या करें, हम इसे गर्म करेंगे और हम इसकी त्रिज्या में थोड़ा परिवर्तन करेंगे। अब त्रिज्या में परिवर्तन किस हिसाब से होगा, कहता है जी लंबाई यहाँ पर है, परिधि पर लंबाई है। ये परिधि है, देखो बच्चों, ये परिधि है, इस परिधि पर लंबाई है। ऐसे इस परिधि को बढ़ाना है थोड़ा सा और इसमें फंसा देना है। बात सिंपल हो गई, बात सरल हो गई, गरम करो फंसा दो। तो कुल मिला के क्या करें, कह रहा जी इसकी 2 पाई r प्लस डेल्टा r, इसकी अंतिम लंबाई बना लें और इसकी पहली लंबाई बना लें 2 पाई r और 1 प्लस डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी जो है यहाँ सूत्र में रख लें। यह हो गई पहली लंबाई तापमान T पर, सिंपल। अल्फा क्या हो गया, तापीय प्रसार गुणांक हो गया, जो भी होगा इस धातु का तापीय प्रसार गुणांक, और ये बढ़ा दिया। तो कह रहे इसको काट दो। तो कुल मिला के यहाँ से तुम्हें डेल्टा r बटे r अल्फा, ये आ गया डेल्टा t। तो तुम्हें पता लग जाएगा कि कितने तापमान तक मुझे इसे गर्म करना है, ठीक। कितना तापमान मुझे देना है, उतने ही तापमान पे मैं इसे गर्म करूँगा, उतनी देर तक मैं इसे भट्टी में रखूँगा, तापमान बढ़ता जाएगा, जैसे गर्म होगा इसमें फंसा दूंगा, ठीक। तो कुल मिला के ये है, अगर ये R किस में है, कहता जी ये है मिलीमीटर में, ठीक। तो ये R किस में होना चाहिए, कह रहा ये है मीटर में। और ये अल्फा किस में होता है, कह रहे होता है 10 की पावर -4 में। तापमान आ जाएगा, देख लो, निकाल के देख लो तापमान कितना होना चाहिए, पता चल जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा हमें। खैर एनसीईआरटी हल करेंगे तो ये सब चीज़ें आएंगी, इस तरह के सवाल बनेंगे, वो हम बताएंगे, करेंगे अपने टाइम पे, ठीक है।